हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें हम एबनॉर्मेलिटी के बारे में पहले तो बात करेंगे कि एबनॉर्मेलिटी और एबनॉर्मल किसे बोला जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे डायग्नोस किया जाता है। DSM-4 के बारे में बात की हुई है। वैसे तो मैंने DSM-5 के ऊपर अलग से वीडियो जो है बना के आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, DSM-5 जो लेटेस्ट है। उसके बाद डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अलग अलग एज ग्रुप से रिलेटेड है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स है जो इन्होंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले इन्होंने थोड़ा सा एक डेटा दिया हुआ है जो कि निमहैंस एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ये पूरा नाम है और ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है बेंगलोर में, इंडिया में। तो इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं ओवर 2 करोड़ पीपल इन इंडिया हु आर इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट सो फार फॉर सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब 2 करोड़ लोग जो इंडिया में हैं उनको एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट की। एंड अबाउट 5 करोड़ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब इतनी ज़्यादा जो लोग जो हैं इंडिया में ही अलोन, ये खाली बात कर रहे हैं इंडिया की ही, इतने लोग जो है मेंटल डिसऑर्डर्स या ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स अगर नज़र नहीं आते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स अगर दिखती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। इस डेटा के थ्रू ये बताना चाहते हैं। तो अभी तक आपने बहुत सारे टर्म्स इसके रिलेटेड सुने होंगे, जैसे अब बिहेवियर बोलते हैं, कभी मेंटल इलनेस बोलते हैं, साइकोपैथोलॉजी भी बोला जाता है मेंटल प्रॉब्लम्स को। तो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड इतने सारे टर्म्स हैं, इन सब का क्या मतलब होता है और मतलब क्या एग्जैक्टली ये इंडिकेट करते हैं, ये टर्म्स का क्या मीनिंग है, क्या इनके बीच में कोई फर्क आता है या नहीं आता है। मेनली साइकोलॉजिस्ट की यही इंटरेस्ट रहता है कि वो मेंटल डिसऑर्डर्स को एक प्रॉपर कैटेगरी में डाल सकें कि वो किसको एक नॉर्मल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, किसको एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, कौन सा डिसऑर्डर है जो साइकोपैथोलॉजी में आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा हुआ है, डिस्टर्बेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग दैट आर नॉट कल्चरली एक्सपेक्टेड। मतलब अगर कोई अपने कल्चर में जो चीज़ें उसके होती हैं, एक्सपेक्ट की जाती हैं, उस हिसाब से वो ना करे, उसकी बिहेवियर में या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में वो चीज़ें जो है नॉर्मल नहीं मानी जाती हैं जो उसके कल्चर में है। अब जब वो बिहेवियर अपने कल्चर से अलग हो जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है और वही चीज़ें मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं। ऐसे ही मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या कह रहे हैं, फ्रेमवर्क्स दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ हाउ एंड वाई मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप। तो मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी अभी हम पढ़ेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि क्यों होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूड फॉलोइंग फीचर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स के कुछ फीचर्स यहाँ पे बता रहे हैं। फर्स्ट फीचर क्या है कि उसमें कोई एक एटिपिकल या जिसको हम अनयूजुअल बोलते हैं उस टाइप का बिहेवियर होता है जो यूजुअली नहीं देखा जाता। पीपल विद दीज डिसऑर्डर्स डोंट बिहेव और थिंक लाइक अदर्स। मतलब कुछ अलग बिहेव करते हैं। सेकेंडली क्या है, इन सब डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस मतलब नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उस पर्सन को जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। थर्ड, मेंटल डिसऑर्डर्स आर मैल अडेप्टिव, और ये तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फीचर है इसका। मैल अडेप्टिव मतलब वो नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस ऑफ डेली लाइफ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं वो ये अपने डे टू डे फंक्शनिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो मैल अडेप्टिव फीचर होता है डिसऑर्डर्स का। So mental disorders as disturbances of an individual's behavior or psychological functioning that are not culturally accepted। तो पहली चीज तो कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर होता है, एटिपिकल बिहेवियर होता है। दूसरी चीज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट करता है वो चीज। तीसरा, बिहेवियरल डिसेबिलिटी हो जाती है, ओवरऑल फंक्शनिंग में डे टू डे रूटीन नहीं कर पाते हैं वो लोग जिनको एबनॉर्मेलिटी जिनमें देखी जाती है। अब आते हैं मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी पे। तो पहले ये एंशियंट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे एबनॉर्मेलिटी को सुपर नेचुरल फोर्सेस के रीजन से माना जाता था।
तो ऐसा माना जाता था कि अगर किसी के अंदर इविल स्पिरिट है या कोई सुपर नेचुरल फिनोमिना की वजह से एबनॉर्मेलिटी हो रही है. एंशियंट ग्रीस प्रोवाइडेड एन एक्सेप्शन टू दिस पिक्चर. Several centuries before the start of Common Era, Hippocrates, a famous Greek physician, तो जब ये हिपोक्रेटिस ने बताया था कि हमारे अंदर बॉडी में ह्यूमर्स होते हैं, वो कौन से ह्यूमर्स होते हैं? 4 ह्यूमर्स होते हैं जिनमें अगर बैलेंस ना बन पाए, इम्बैलेंस हो जाए तो डिसऑर्डर्स होते हैं. तो उन्होंने हिपोक्रेटिस ने ये बोला था कि हमारे जो बॉडी के एसेंशियल फ्लूइड्स होते हैं जिनको हम ह्यूमर्स बोलते हैं, वो हमारी हेल्थ और हमारे बिहेवियर को शेप देता है. तो अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो एबनॉर्मेलिटी आती है. मतलब ये एक पहला व्यू था जो एंशियंट ग्रीक में देखा गया, जो सुपर नेचुरल से थोड़ा अलग था. पहले क्या मानते थे कि इविल स्पिरिट्स है या सुपर नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन पहली बार यहाँ पे ग्रीक में देखा गया कि किसी ने ऐसा बोला कि ये कोई सुपर नेचुरल नहीं है, हमारी बॉडी जिन चीज़ों से बनी हुई है उसी में अगर कुछ इम्बैलेंस हो जाए तो डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं. फिर रोमन स्प्रेड देयर बिलीव्स ऑल अराउंड. अब उसके बाद रोमन्स का बिलीव देखा गया डिसऑर्डर्स को लेके. वो क्या बोलते थे कि मेडिकल व्यू ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, उनका एक व्यू था जिसको बोलते हैं मेडिकल व्यू. द आइडिया सच दैट डिस्टर्बेंसेस स्टेम फ्रॉम नेचुरल बायोलॉजिकल कॉजेस. वो ये कहते थे कि जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उसका रीजन बायोलॉजिकल है. बायोलॉजिकल है कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ही कोई कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिसके. तो ये रोमन्स का व्यू पॉइंट था. इंडिया में फिर क्या हुआ, डिसऑर्डर्स के बारे में क्या बात होती थी उस टाइम पे एंशियंट टाइम्स में? अर्लिएस्ट रेफरेंस टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज फाउंड इन अथर्ववेद which is dated around 2nd millennium BCE. It describes 3 metabolic processes. अगेन ये दोषाज वाली बात जो हम पिछली वीडियो में भी कर रहे थे, हमारे वेदास में जब इसके बारे में बात करी गई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, तो वहां बोला गया कि 3 दोष होते हैं, वत, पित्त और कफ, और 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस. तो इसमें से जैसे अगर तमस वाला जो गुण है वो अगर ज्यादा हो जाए, प्रीडोमिनेंट हो जाए बाकी दोनों से, तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. सम ऑफ दीज आर उन्मत्त ग्राही, यानी कि फिट, यानी कि जैसे वो सीजर्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स. फियर क्रिएट हो जाता है और मनस्तप यानी एंग्जाइटी हो जाती है. तो यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अथर्ववेदा में इस तरीके से डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी गई. फिर क्या हुआ, 1400 सेंचुरी में जब रेनेसांस स्टार्ट हुआ था, उस टाइम दोबारा से व्यू पॉइंट्स बदलने लगे. अब नॉर्मल बिहेवियर के बारे में फिर से दोबारा से ये घूम फिर के नेचुरल फोर्सेस पे आ गए. नेचुरल फोर्सेस यानी कि मून या सन या जो भी नेचर के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें जब बदलाव आते हैं तो हमारे अंदर डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं. A few decades later, physician John Weir emphasized the role of natural physical causes in mental disorders. In the sense, the first psychiatrist, medical doctor specializing in the treatment of mental disorders. तो इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक तरीके से ये हमारे फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट थे. मतलब पहली बारी कोई ऐसा पर्सन जिसको हम साइकियाट्रिस्ट बोल सकते हैं. As the Renaissance continued, the knowledge of anatomy and biology increased. Weir's views that abnormal behavior was a kind of illness gained acceptance. अब इन्होंने ये कहा कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो एक बीमारी है और उसको एक्सेप्ट करा लोगों ने. मेंटल डिसऑर्डर्स को एक बीमारी की तरह एक्सेप्ट तो करा, लेकिन उसका जो एक तरीके से नॉलेज पूरी अभी भी नहीं थी किसी को, पर इन्होंने थोड़ा सा मेडिकल की तरफ अपना व्यू पॉइंट लोगों का, मतलब जैसे पहले मानना था कि सुपर नेचुरल है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आई, इन्होंने आके ये बोला कि ये एक इलनेस है, प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट करना ज़रूरी है. He also objected to the brutal way in which people with mental disorders were treated. मतलब इन्होंने ये भी बोला कि गलत तरीके से जो हम ट्रीट करते हैं उन लोगों को जिनको ये डिसऑर्डर है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है और वो ठीक हो सकती है. अगर हम चाहें तो उन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से, ब्रूटल वे से नहीं. During 1700s, reformers called attention to these problems, and in 1793 फिलिप पिनेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, फिलिप पिनेल 1945 to 1826, जो एक फ्रेंच फिजिशियन है, एक मेंटल हॉस्पिटल के इंचार्ज थे ये पेरिस में. और ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जाके उन पेशेंट्स को अनचेन किया था. अनचेन मतलब
पहले जैसे जो ऐसे पेशेंट्स थे जिनको मेंटल प्रॉब्लम थी उनको चेन से बांध के रखा जाता था, जैसे जानवरों को बांध देते हैं चेन से, और बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो पिनेल्स रिफॉर्म बोलते हैं इस चीज को। इन्होंने क्या किया था, जाके उनकी चेन्स खुलवाई थी और उनको और बेटर तरीके से ट्रीट करने के लिए आगे इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मेशन करी थी कि ये जो ट्रीटमेंट इनके साथ हो रही है ये गलत है और इन्हें बेटर तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। द रिजल्ट अल्टीमेटली वॉज द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल ट्रीटमेंट ऑफ और मेंटल हाइजीन मूवमेंट। तो इन्होंने जो शुरू किया था एक मॉरल ट्रीटमेंट और मेंटल हाइजीन मूवमेंट जिसे बोलते हैं, और कभी कभी आपको ये पिनल्स रिफॉर्म्स करके भी मिलेगा लिखा हुआ। तो इस तरीके से एंशियंट व्यूज थे जो मेंटल डिसऑर्डर्स को वो धीरे धीरे चेंज हुए। फिर आए मॉडर्न पर्सपेक्टिव पे, जहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। बायोलॉजिकल है जो ये मानता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, सोशियो कल्चरल है, और लास्ट में डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है। तो अब इसको देखते हैं एक करके। बायोलॉजिकल मॉडल क्या कहते हैं कि नर्वस सिस्टम का पूरा रोल है मेंटल डिसऑर्डर में। नर्वस सिस्टम में अगर मेल फंक्शनिंग हो जाती है, नर्वस सिस्टम मतलब हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया या ब्रेन हो गया या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इस तरह की मेंटल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। Then many mental disorders show a high degree of concordance among close relatives. जेनेटिक भी है क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब रिलेटिव्स को होती है कोई प्रॉब्लम तो वो कई बार फैमिली में दूसरों के अंदर भी नजर आती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी एक्सेप्ट करे गए हैं और उनका एविडेंस भी मिला है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या कहता है? द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज द रोल ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का रोल होता है मेंटल डिसऑर्डर्स में जब गलत तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है हमारी। जैसे फोबिया एक एग्जांपल है। फोबिया एक उस चीज का एग्जांपल है जब हमारी कंडीशनिंग हो जाती है किसी से डरने की। तो अगर जैसे सबके सामने किसी स्टूडेंट को किसी टीचर ने बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया तो उसके अंदर एक फोबिया आ जाएगा सोशल सिचुएशंस में जाने का। वो कभी भी सोशल सिचुएशंस में नहीं जाएगा, उसको अवॉइड करेगा। तो वो उसकी कंडीशनिंग गलत तरीके से हुई है। तो इस तरह के कॉग्निटिव फैक्टर्स जो होते हैं जो मेल फंक्शनड हो जाते हैं उस केस में डिसऑर्डर्स होते हैं। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कह रहा है। तभी तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है किसी की थिंकिंग चेंज कराने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए। इंडिविजुअल्स में एट्रीब्यूट पॉजिटिव इवेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट टू लक एंड अदर फैक्टर्स बियॉन्ड। अब जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा हुआ तो लकीली हो गया, लेकिन अगर कुछ खराब हुआ तो वो उनकी गलती है। तो ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। ये कॉग्निटिव फैक्टर्स की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डिस्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर में जो चीज़ें हैं जब हम उसके साथ कंकॉर्डेंस नहीं रख पाते हैं या हम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जैसे पॉवर्टी जैसी सिचुएशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफीरियर एजुकेशन है, प्रिजुडिस है, इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में है जिसमें हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मॉडल यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। ये कहता है कि कुछ लोग ना ज़्यादा ही वनरेबल होते हैं उसको लेके, मेंटल डिसऑर्डर्स को लेके, मतलब वो उनको जल्दी मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे दो लोग हैं ए और बी। अगर ए पर्सन ऐसा है कि जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है कि उसको अगर थोड़ा भी स्ट्रेस होगा तो उसको एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी। बी जेनेटिकली प्री डिस्पोज नहीं है। दोनों को आप सेम सिचुएशन में रखो, दोनों के एग्जाम्स हैं और दोनों को ही बहुत स्ट्रेस है। बी जो है वो स्ट्रेस को झेल जाएगा क्योंकि उसके जीन्स में नहीं है ऐसा, लेकिन जो ए है वो स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा क्योंकि जेनेटिकली वो पहले से ही प्री डिस्पोज है कि वो स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा और वो एंग्शियस हो जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल ये कहता है कि कुछ लोगों के अंदर पहले से ये चीज होती है कि वो जल्दी उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब प्री डिस्पोजिशन फॉर अ गिवन डिसऑर्डर, कोई भी एक डिसऑर्डर जो है वो होगा उनको अगर वो इस तरीके की सिचुएशन में आएंगे। स्ट्रेसर इन एन इंडिविजुअल एनवायरमेंट दैट टेंड टू एक्टिवेट और स्टिमुलेट, कोई ऐसी सिचुएशन होगी एनवायरमेंट में, कोई ऐसा स्ट्रेसर आएगा कि वो पर्सन के अंदर का जो वो है प्री डिस्पोज जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा जल्दी मेंटल डिसऑर्डर्स वो उनको हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर
वो चीज़ प्रेजेंट होती है, और जैसे ही वो उस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये डायस्थीसिस स्ट्रेस मॉडल है जिसमें वर्नेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे डायस्थीसिस स्ट्रेस मॉडल ही समझाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सम इंडिविजुअल्स पोजेस अ प्री-डिस्पोजिशन to develop certain mental disorder. However, the disorders will occur only if the vulnerable individuals are also exposed to stressors. तो जब स्ट्रेसर को एक्सपोज होंगे तब डिसऑर्डर्स होंगे, जब तक उससे बचे रहेंगे तब तक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। Diathesis stress model also plays an important role in the emergence of new perspective, that is one that emphasis in the development of such disorders. तो एक नया पर्सपेक्टिव है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी पर्सपेक्टिव। ये क्या कहता है? अ व्यू एम्फेसाइजिंग द फैक्ट दैट प्रॉब्लम्स दैट फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस आर ऑफन प्रिकर्सर फॉर डिसऑर्डर। जो प्रॉब्लम्स आपके चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आती हैं वही लेटर आपकी लाइफ में डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं। तो मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे किसी भी स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आपके उसमें आती है आपके अंदर, तो लेटर वो डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकती है लेटर इन योर लाइफ। इस व्यू को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी पर्सपेक्टिव। अब आगे ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डायग्नोस की जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो DSM-4 के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो DSM-5 की वीडियोस भी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें DSM-4 में ये पहले ये बात कर रहे हैं कि जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना पहला स्टेप होता है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो असेस करता है कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है उस पेशेंट के बारे में जो उसका क्लाइंट होता है, कि उसकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है, किसके साथ उसके रिलेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन सब चीज़ों को वो डायग्नोस करने के लिए यूज़ करता है। डायग्नोस मतलब उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है कि एक्चुअली में वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, किस तरह का डिसऑर्डर है। तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं साइकेट्रिस्ट को, जैसे ICD-10 भी है और ये DSM मैनुअल्स भी हैं। तो इन सब टूल्स के थ्रू, जैसे आपको यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है कि उसमें इस तरीके से दिया होता है कि डिसऑर्डर्स यूजुअली डायग्नोस इन्फेंसी चाइल्डहुड, इस टाइम पे कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर आगे इनके वो भी लिखे होते हैं, सिम्टम्स भी दिए होते हैं। ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो उसमें दिए हुए हैं। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है तो उसमें पैनिक आ जाता है, स्पेसिफिक फोबिया आ जाता है, PTSD आ जाता है। ऐसे ही डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है तो इसमें एमनीजिया, डिसोसिएटिव एमनीजिया आ जाता है, फ्यूग आ जाता है। तो ये डिसऑर्डर्स की पूरी लिस्ट है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। इस तरीके से उस मैनुअल में डिसऑर्डर्स लिस्टेड हैं, साथ में किस तरीके से उनको डायग्नोस करना है, क्या सिम्टम्स होने चाहिए क्लाइंट में, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स उसको वो फेस कर रहा है, वो सब देखते हुए साइकोलॉजिस्ट को हेल्प मिल जाती है कि वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके और उसी तरीके से उसकी ट्रीटमेंट भी कर सके। अब आगे ये है कि साइकोलॉजिस्ट कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को असेस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आते हैं लाइफ रिकॉर्ड्स, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है स्कूल में किस तरीके से, अगर बच्चा स्कूल में है जिसको प्रॉब्लम है, या और कोई रिकॉर्ड उसका, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कोई, या मेडिकल रिकॉर्ड तो नहीं है, किस तरह की परफॉर्मेंस है उसकी, ये सारी चीज़ें लाइफ रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। फिर असेसमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें वो इंटरव्यू के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, असेस करने की कोशिश करते हैं कि उसका पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर कैसा है, करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्पेसिफिक, जो भी उनको उसके बारे में जानना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो हमने देखे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट भी होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं, या वो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स इंटरव्यूज भी हो सकते हैं जो उस टाइम रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्जर्व करने के लिए उसके क्लाइंट के बिहेवियर को और उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, जैसे इंटेलिजेंस के बारे में अगर जानना है तो उसका एक पर्टिकुलर अलग टेस्ट होगा, पर्सनालिटी के लिए है तो अलग होगा, इस टाइप से टेस्टिंग की जाती है। सो इन देयर रिसर्च, एक बता रहे हैं रिसर्च के बारे में, सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर लिंक्ड टू एंड आर अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू ब्रेन। कई बार क्या होता है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है। एंड इन देयर रिसर्च साइकोलॉजी समटाइम यूज न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, जो नर्वस सिस्टम में डैमेज जो होता है उसको मेजर करने के लिए होते हैं। उसी में से एक ये है जिसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है।
हॉलस्टेड राइटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है, जिसमें बैटरी मीन्स इसमें बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट हैं जो ऑडिटरी, विजुअल, साइकोमोटर फंक्शनिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों को लेके। देन ऑब्जर्वेशन तो पता ही है आप सबको, ऑब्जर्वेशन बिहेवियर यूज होता है, चाहे वो नेचुरलिस्टिक हो या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो, किस तरीके से पर्सन बिहेव करता है लैब में या नेचुरल कंडीशंस में। एंड देन वी हैव बायोलॉजिकल मेजर्स, जहाँ पे MRI या PET स्कैनिंग करी जाती है, तो ये सारी चीज़ें यूज करके असेसमेंट होती है। अब उसके आगे आता है डिसऑर्डर्स ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। चाइल्डहुड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम, मतलब बाहर के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो बच्चा, उसको प्रॉब्लम है, वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, इम्पल्सिव हो रहा है, अटेंशन नहीं देता है, ये हो गई एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स। इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि उस बच्चे को अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे वो डेफिसिट है कुछ बिहेवियर्स में। बच्चों जैसे ऑटिज्म में क्या होता है कि वो बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी विशेज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे को अंदर ही अंदर खुद से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनलाइजिंग। अब यहाँ इन्होंने सबसे पहले डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में बात करी हुई है कि डिसरप्टिव बिहेवियर में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसको ODD भी बोलते हैं, और दूसरा कंडक्ट डिसऑर्डर है। तो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा बहुत झगड़ा करता है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ एग्रेसिवली बिहेव करता है, तो वो आ जाता है ODD में। और दूसरा जो है कंडक्ट डिसऑर्डर, उसमें वो बोल रहे हैं कि बच्चा जो है इनसिक्योर अटैचमेंट शो करता है अपने पेरेंट्स के साथ, और नेगेटिव एनवायरनमेंट्स बैकग्राउंड से होता है जनरली वो, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, जैसे पॉवर्टी या लार्ज फैमिली साइज, द पेरेंट्स के साथ उसकी जो अटैचमेंट है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई होती है, तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर में लेटर ऑन क्रिएट हो जाता है। फिर डिसप्टिव डिसऑर्डर के बाद ADHD जिसे हम बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली अब सबको पता है कि इसमें क्या चीज़ होती है। बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, अटेंशन नहीं दे पाता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अटेंशन डेफिसिट है, अटेंशन नहीं पे कर सकता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता कॉन्टिन्यूसली, एंड हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको ट्रीट करने के लिए एक ड्रग है जिसका नाम है राइटलिन, जिसको मतलब ये ड्रग यूज़ किया जा रहा है, जो स्टिमुलेंट की तरह बिहेव करता है। सो इट एम्पलीफाइज द इम्पैक्ट ऑफ 2 न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, इनका इम्पैक्ट जो है वो एम्पलीफाई कर देता है, ताकि वो अटेंशन जो है ना वो पे कर सकें बच्चे, जो अटेंशन डेफिसिट है ना उनके अंदर, वो चीज़ जो है वो क्योर हो सके, एंड दे बिकम कामर एंड मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं फाइनली। तो राइटलिन है ये ड्रग जिसका नाम है, जो यूज़ करते हैं ADHD को ट्रीट करने के लिए। फिर आते हैं फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स पे, जिसमें 2 नाम बहुत फेमस है, आपको पता भी है, पहले भी हमने पढ़ा है, एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया। तो मोस्टली ये माना जाता है कि ये जो है फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है, इसमें मेल्स के केसेस भी आते हैं। तो एनोरेक्सिया में क्या होता है कि वो वेट गेनिंग को लेके बहुत ज़्यादा फियर होता है, तो उस वजह से वो खाना खाना छोड़ देते हैं। मोस्टली एडोलोसेंट्स ही होते हैं इसमें, फीमेल एडोलोसेंट्स होते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं। तो अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के चक्कर में वो खाना बंद कर देते हैं, जिस वजह से और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है उनकी हेल्थ, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, अंडरवेट होना शुरू हो जाते हैं, और उनके बॉडी में वो बाय लुक आप उनको देख के कह सकते हो कि स्केलेटल लुक आ जाता है, जैसे एकदम हड्डियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, उस टाइप का लुक हो जाता है। फिर बुलीमिया में क्या होता है, ये एक बिंज और पर्ज साइकिल है। बिंज और पर्ज साइकिल मतलब पहले बिंज ईटिंग करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में खाएंगे, उसके बाद उसको पर्जिंग थ्रू निकाल देंगे। तो पर्जिंग के थ्रू यानी कि या तो वो वॉमिटिंग करके निकालते हैं, या वॉशरूम जाके किसी तरीके से उस खाने को, लेग्जेटिव्स को यूज़ करते हैं, लेग्जेटिव का भी यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसको रिलीव करने के लिए लेग्जेटिव यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये बिंज ईटिंग करते हैं, उसके बाद उनको जब गिल्ट फीलिंग आती है कि हमने खूब खा लिया, उसके बाद वो उसको निकालते हैं, तो उसको पर्जिंग बोलते हैं। और ये सब करने से, इनकी वॉमिटिंग बार बार करने से, लेग्जेटिव खाने से इनके थ्रोट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, बहुत ही डिस्टॉर्टेड सी इनकी फिगर हो जाती है, और ज़्यादा कंट्रोल ना करें तो अगेन ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जो है वो डेथ को भी लीड कर सकते हैं। फिर आगे आता है ऑटिज्म।
जो कि एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अगेन डेवलपमेंटल का मतलब है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही नज़र आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में। और परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इम्पेयरमेंट है फिजिकल फंक्शनिंग में। So, the one that has received most attention is autistic disorder or autism. The term is derived from Greek word autos and is an apt description for children with disorder. They seem to be preoccupied with themselves. जो बच्चे अपने आप में ही खोए रहते हैं, गुम रहते हैं, उनके लिए टर्म यूज करें ऑटोज, जिसका ग्रीक में मतलब है सेल्फ, और ऑटोज से वर्ड आया है ऑटिज्म। तो ये बच्चे जेस्चर्स नहीं दिखाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, पीयर रिलेशंस नहीं बनाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अपने आप में ही बिजी रहते हैं, किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, पुअर लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर सीम टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। तो ऐसे लगता है जैसे वो कहीं अपने आप में ही, अपने आप से ही बात करने में कहीं ना कहीं बिजी हैं, प्रॉपर तरीके से वो वर्बली बोल नहीं पाते हैं, बट एक जो उनका लॉस्ट सा बिहेवियर नजर आता है, क्योंकि ना वो किसी की तरफ देखते हैं ना आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ट्विंस में भी ये देखा गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें भी दोनों में ही ये चीज़ें, जेनेटिक कॉजेज भी हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, तो ट्विंस में भी ये होती है, एक साथ होती है अगर ट्विंस हैं। And children with autistic disorder have structural or functioning abnormalities such as frontal lobe that are less well developed. Frontal lobe क्या होता है, हमारी cognitive abilities के लिए होता है ना, तो वो less developed होता है autistic बच्चों में। अटेंशन डेफिसिट तो होता ही है, क्योंकि अटेंशन भी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव फंक्शन से ही रिलेटेड है, तो अटेंशन डेफिसिट भी होता है। दे फेल टू अटेंड टू सोशल स्टिमुलाई। सोशल स्टिमुलाई मतलब जैसे किसी को देख के या किसी को सुन के वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोई उनका नाम भी बता रहा हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। They are unable to realize that other people can have access to different sources of information than themselves, and they are unable to predict the belief of others from information. तो मतलब जो एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनना, समझना, वो सारी चीज़ों में बहुत कमी होती है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे मूड डिसऑर्डर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।